यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद के द्वारा आज रांची प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि झारखंड में जो सुविधाएं इलाज में नहीं है वो हमारे हॉस्पिटल में है। झारखंड के लोग अगर इलाज हमारे यहाँ कराना चाहते हैं तो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अगर उनको किसी तरह की दिक्कत होती है तो हमारे टोल फ्री नंबर है, उनसे बात करके हमारे से संपर्क करें ताकि हम उन्हें बेहतर इलाज मिल सके। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। Vishweshwaran, I have done my DM in pulmonary and critical care. I was a gold medalist. अभी 5 साल से यशोदा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में पल्मनरी मेडिसिन डिपार्टमेंट का हेड कर रहा हूँ। सो अभी ये पेशेंट मिसेस रीटा सिन्हा हमारे पास ऑलमोस्ट 6 मंथ्स पहले आए थे। जब हमारे पास आए थे पेशेंट को काफ़ी तकलीफ़ था। सो उनका ऑलमोस्ट इधर काफ़ी साल से सांस में परेशानी के लिए और काशी के लिए बहुत जगह पे उन्होंने दिखाया है, और दिखाने के बाद भी और काशी और सांस में परेशानी कम नहीं हुआ। और रांची से हमारा पास यशोदा हॉस्पिटल सोमाजीगुड़ा में फर्दर एवेल्यूशन के लिए इधर से डॉक्टर्स हमारे पास भेजे थे। सो जब हमने पेशेंट को देखा था, सो शी वॉज सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड सीवियर आस्मा। सो नॉर्मल नहीं था, वो नॉर्मल आस्मा आप इन्हेलर ये सब मेडिसिन लेने से कम हो जाते हैं, बट उसमें एक स्पेसिफिक वैरायटी है, वो सीवियर आस्मा हम कहते हैं। वो सीवियर आस्मा में हमारा नॉर्मल मेडिसिन देने के बाद भी आस्मा कंट्रोल में नहीं आता है। सो उसके लिए हमने काफ़ी पेशेंट को एवेल्यूएट किया, हमने भर्ती भी किया था, और इनिशियली उसका ऑक्सीजन को भी ज़रूरत पड़ रहा था। और हमारे पास आने से पहले उनका रूटीन काम करने में भी बहुत ज़्यादा सांस में तकलीफ़ होता था, और कुछ भी काम करने को भी ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता था। सो हमने इसको एडमिट किया और एक्सटेंसिवली एवेल्यूएट किया, और उसमें सीवियर आस्मा का कारण भी हमने ढूंढा था, और उसके साथ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया करके एक नींद का प्रॉब्लम भी था पेशेंट को। सो दोनों हमने ऑप्टिमाइज़ किया, और सीवियर आस्मा के लिए एडवांस्ड मेडिकेशंस बायोलॉजिक्स हम कहते हैं। सो वो मेडिसिन भी हमने पेशेंट को शुरू किया, और शुरू करने के बाद पेशेंट का 4-5 दिन में ही असर आना शुरू हो गया, और पेशेंट का कंडीशन धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ। और जब पेशेंट का ऑक्सीजन का ज़रूरत भी कम हो गया था, हमने पेशेंट को वापस रांची भेजा था। फिर इधर भी ऑलमोस्ट 5-6 महीने पेशेंट बिल्कुल अच्छा था, और सांस में दिक्कत भी कम हो गया था, और ऑक्सीजन का ज़रूरत भी नहीं पड़ा था। फिर दोबारा 5 महीने के बाद हमारे पास फ़ोन आया था, पेशेंट का थोड़ा बुखार चल रहा है और ऑक्सीजन भी कम होना शुरू हुआ बोल के हमको फ़ोन आया था। उसी वक्त हमने पेशेंट को इमीडिएटली बताया, आपको ऑलरेडी सीवियर आस्मा का कंडीशन है, आप इमीडिएटली आने का ज़रूरत पड़ेंगे। वो बोलने के बाद नेक्स्ट डे पेशेंट और अटेंडर यशोदा हॉस्पिटल सोमाजीगुड़ा का आए थे। और आने के बाद तब हमने स्कैन करके देखने में पेशेंट को सीवियर न्यूमोनिया भी था। सो इस बार लंग्स में इन्फेक्शन भी आया था। सो हमने उस पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दिए थे, और सीवियर आस्मा को दोबारा कंट्रोल किए थे, और बायोलॉजिक्स भी दिए थे, और बाकी सपोर्टिव मेशर्स भी किए थे। उसके बाद ऑलमोस्ट अभी 1 हफ्ते पहले पेशेंट को ऑक्सीजन दोबारा 82% से लेके अभी 96% हो गया था, और पेशेंट का कंडीशन भी अच्छा हुआ था। उस कंडीशन में हमने वापस पेशेंट को रांची भेजा था। सो ये सीवियर आस्मा कुछ हम कहते हैं, वो बहुत रेयर अकरेंस है। अगर हमने आस्मा पेशेंट को लेंगे तो 20 पेशेंट में या 30 पेशेंट में एक पेशेंट को ऐसा सीवियर आस्मा हो सकता है। और ये सीवियर आस्मा के लिए पहले हमारे पास ज़्यादा कोई ऑप्शंस नहीं था, ऐसा पेशेंट हमेशा सांस में दिक्कत के साथ रहता था। बट अभी हमारे पास बहुत एडवांस्ड प्रोसीजर्स भी है और मेडिकेशंस भी है। अभी हम कहते हैं ये बायोलॉजिक्स ऐसा एडवांस मेडिसिन्स भी है, और इसके अलावा काफ़ी एडवांस्ड प्रोसीजर्स भी है, उसकी वजह से हम आस्मा को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा यशोदा हॉस्पिटल सोमाजीगुड़ा में एडवांस्ड लंग केयर और क्रिटिकल केयर सर्विसेज भी है। सो हमारा सेंटर है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स फॉर इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी एंड थोरेसिक सर्जरी। सो हमारे पास पूरी की पूरी एडवांस्ड प्रोसीजर्स फॉर पल्मनरी डिसऑर्डर्स है। वो ब्रोंकोस्कोपी हम कहते हैं, अगर पेशेंट का किसी को सांस की नलकी में कोई प्रॉब्लम रहता है तो वो देखने के लिए हम ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, एडवांस बायोप्सीज करते हैं, और कैंसर पेशेंट्स के स्टेंटिंग करना है तो स्टेंटिंग करते हैं, और किसी का छाती में पानी भर गया तो वो डायग्नोस करने के लिए थोरेकोस्कोपीस होता है। और कुछ प्रोसीजर्स है वो इंडिया में बहुत कम सेंटर्स में है, वो भी हमारे पास है। नेविगेशन ब्रोंकोस्कोपी कहते हैं, अगर लंग कैंसर स्टेज 1 में भी हम पकड़ सकते हैं।
अगर किसी का सीटी स्कैन में कुछ भी 1 सेंटीमीटर को भी नोड्यूल रहता है, नोड्यूल का मतलब कुछ निशान रहता है, उसको भी हम अभी एडवांस प्रोसीजर से सही से डायग्नोस कर सकते हैं और लंग कैंसर को स्टेज 1 में पकड़ सकते हैं। अगर किसी को हमने लंग कैंसर में स्टेज 1 में पकड़ा है, उसको हम सर्जरी करेंगे तो ऑलमोस्ट लंग कैंसर को परमानेंटली क्योर भी कर सकते हैं। सो ये सारे एडवांस प्रोसीजर उधर रूटीनली होता है। इसके अलावा हम एडवांस्ड इंटरवेंशनल फेलोशिप भी करते हैं। सो हम क्या करते हैं, पूरी इंडिया से और विदेश से कोई भी स्टूडेंट्स हमसे सीखना चाहते हैं, वो हमारा सेंटर आ जाता है और 6 मंथ से 1 साल रुकते हैं और उनको हमने एडवांस ब्रोंकोस्कोपिक प्रोसीजर्स और क्रिटिकल केयर प्रोसीजर्स भी सिखाते हैं। सो ऐसा अभी हमारे पास अभी तक हमने ऑलमोस्ट अराउंड 35 to 40 फेलोज़ को ट्रेन किया है पूरी इंडिया से और विदेश से, और आगे भी हम काफ़ी फेलोज़ को ट्रेन करने वाला है। इसके अलावा एक चीज़ इस मीडिया में हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स फॉर एक्मो है। एक्मो का मतलब एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट। सो अगर आपको कभी भी कोई पेशेंट वेंटिलेटर में इम्प्रूव नहीं हुआ है, वेंटिलेटर देने के बाद भी पेशेंट का ऑक्सीजन इम्प्रूव नहीं हुआ है, उस पेशेंट को हम एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम में लगा सकते हैं। उसका हम कहते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। उसमें क्या करते हैं, अगर किसी का लंग टोटल फेल हो गया, वेंटिलेटर में भी ऑक्सीजन नहीं बढ़ रहे, तो उस पेशेंट को हम एक्मो डाल दिया तो इमीडिएटली ऑक्सीजन और वेंटिलेशन कहते हैं, वेंटिलेशन का मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों वो मशीन संभालते हैं। इसके बीच में हम पेशेंट को अच्छा सा ट्रीट करके, कोई पेशेंट मरने वाला थे उनको भी हम बचा सकते हैं। सो अभी हमारे पास रूटीनली एयर ट्रांसफर्स में काफ़ी पेशेंट ऐसा पेशेंट आ जाते हैं। हम क्या करते हैं, अगर कोई भी पेशेंट को मान लो रांची में भी वेंटिलेटर पे है, अच्छा सा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, तो हमारा टीम उधर जाके उस पेशेंट को एक्मो में डाल के हम एक्मो में भी एयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और उधर आने के बाद भी एक्मो से अच्छा सा ट्रीट करके एक्मो निकाल के वापस ऐसा पेशेंट को पैदल हो जाएगा सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजुनाथ, थोरेसिक सर्जन, यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद से। थोरेसिक सर्जरी मतलब फेफड़े के संबंधित कोई भी बीमारी जहाँ पे सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है उसको थोरेसिक सर्जरी बोलते हैं। फेफड़े के संबंधित बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, जैसे सबसे कॉमन बीमारी जो होती है हमारे देश में वो होती है क्षय रोग, टीबी की बीमारी। टीबी की बीमारी के बाद ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिनकी वजह से सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकता है। कुछ लोगों में पानी भर जाता है, कुछ लोगों में हवा भर जाता है, कुछ लोगों में खून की उल्टी होती है टीबी के बाद। अगर ऐसे जब भी होता है उनको एक थोरेसिक सर्जन का ज़रूरत पड़ सकता है। और हमारा जो स्पेशलिटी है, जो हम हैदराबाद यशोदा हॉस्पिटल्स में हम करते हैं, उसमें वो हम बोलते हैं मिनिमली इन्वेजिव, मतलब छोटा कट करके उनकी जो अंदरूनी बीमारी को ठीक करके हम बेचते हैं। अब पूछोगे वो यहाँ पे नहीं होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। रांची जैसी जगह में, रांची, रायपुर, नागपुर, जबलपुर, ऐसे प्लेसेस में ये सर्जरी बहुत कम होती है और हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ के जो मरीज़ आते हैं, बहुत सारे मरीज़ वहाँ आते हैं इसी इलाज के लिए। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जैसे मरीज़ आता है, सर्जरी होता है, 2 या 3 दिन में घर पे हम छुट्टी करते हैं और हफ्ते भर बाद वापस काम करने लग जाते हैं। मेरे से कुछ मरीज़ ऐसे हैं जिन्होंने बुधवार को ऑपरेशन कराया और शनिवार को काम पे गए। तो ये सबसे मतलब फेफड़ा निकालना किसी का तो बहुत बड़ा बात होता है, बट फिर भी हमारी जो टेक्निक है उसकी वजह से बहुत जल्दी रिकवर होता है पेशेंट और जल्दी काम पे लग जाता है। इसीलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पेशेंट्स रांची, रायपुर, नागपुर जैसी जगह से हमारे पास आए। झारखंड में गरीब पुअर स्टेट में भी गिना जाता है। यहाँ पे 57 लाख परिवार ऐसे हैं जो गरीब फैमिली से आते हैं। सबका वहन करना मुश्किल वाली बात हो जाती है। उन मरीजों के लिए क्योंकि आप लोग का अस्पताल आयुष्मान से टाइप है क्या, और कैसे होता है? नहीं, एक्चुअली आयुष्मान से हमारा टाइप नहीं है, बट मैं एक बात बताता हूँ। एक गरीब आदमी आता है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? वापस काम पे जाना है कि नहीं? अगर वो हम बड़ा सा चीरा लगा के एक ऑपरेशन करेंगे, वो हो सके साल भर काम ना करें, और वही ऑपरेशन हम दूरबीन से करें तो वो जल्द से जल्दी काम पे लग जाएगा और अपना घर परिवार देख पाएगा। क्या इसमें कॉस्ट आएगा, वो तो डिपेंड करता है कैसे सर्जरी कर रहे हैं, क्या चीज़। कार्डियोथोरेसिक सर्जन और हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन, मतलब जो हृदय का सर्जरीज है और हार्ट ट्रांसप्लांट करता हूँ।
तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब हम लोग यशोदा में जो हमारे हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स है और मशीन्स है, उससे हार्ट ट्रांसप्लांट्स और लंग ट्रांसप्लांट्स दोनों ही बड़ी आसानी से कर रहे हैं। और पिछले 1 साल में हमने लगभग 35 लंग ट्रांसप्लांट और 2 हार्ट ट्रांसप्लांट किए हैं। और पिछले 10 साल में हमारे हॉस्पिटल में 20 हार्ट ट्रांसप्लांट हुए हैं और 60 से ऊपर लंग ट्रांसप्लांट हुए हैं। और हार्ट ट्रांसप्लांट का मेन है मेरा जो स्पेशलिटी है। हार्ट ट्रांसप्लांट तभी करते हैं जब कोई मरीज़ की हार्ट बहुत वीक हो जाती है, जैसे कि उसकी पंपिंग एक्शन, नॉर्मल पंपिंग एक्शन जो होती है 70 से 75% तक होती है, लेकिन कुछ पेशेंट्स होते हैं जिसमें ये दिल बहुत वीक हो जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो होता है जेनेटिक इश्यू हो सकता है, या फिर कभी कभी जो दिल का दौरा पड़ता है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है कि दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन वो ब्लॉक रह जाता है, तो बाद में हार्ट फंक्शन स्लोली कम होते जाता है, यहाँ तक कि 70% से 25% तक कम हो जाता है। तो इसे हम लोग सीवियर एलवी डिसफंक्शन कहते हैं, मतलब सीवियर हार्ट पंपिंग एक्शन जो है कम हो गई है। तो ऐसे मरीज़ों में ज़्यादातर सिम्टम्स जो होते हैं, मतलब जो उनको दिक्कत होती है वो है सांस लेने में दिक्कत होती है, या फिर उनको छाती दर्द होती है, पैर का सूजन होता है, पेट और फेफड़ों में पानी भरना शुरू हो जाता है। और ऐसे पेशेंट्स को आम तौर पे तो मेडिसिन्स दिया जाता है, काफ़ी हद तक मेडिसिन से कम होते हैं। लगभग 100 ऐसे पेशेंट्स में होते हैं 20 या 25% पेशेंट जो होते हैं उनको कोई मेडिसिन्स काम नहीं करते हैं, या फिर मेडिसिन्स जितना भी हाई डोज दो तो हार्ट फंक्शन इम्प्रूव नहीं होता है। तो उनके लिए एक ही उपाय होता है, और वो है हार्ट ट्रांसप्लांट। हार्ट ट्रांसप्लांट होता है मतलब एक और पेशेंट का जो अभी ब्रेन डेड है, मतलब जिसको कहते हैं ना कोमा होता है, वो फिर से जग नहीं पाएगा, तो ऐसे ब्रेन डेड पेशेंट के रिलेटिव्स के साथ हम लोग बात करते हैं, काउंसलिंग करते हैं कि देखो, अगर आपके पेशेंट अभी तो ज़िंदा वापस नहीं आएंगे, होश में तो आएंगे नहीं, अगर आप डोनेट करेंगे ऑर्गन्स तो दूसरे 8 लोगों, एक पेशेंट जब ब्रेन डेड पेशेंट होता है तो उनसे 8 लोगों की जीवन बदल सकती है, क्योंकि आँखें हैं, लिवर है, किडनी है, हार्ट है, लंग है, पैनक्रियास है, इन सब का इस्तेमाल हो सकता है। हमारे देश में अभी तक तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लोगों में एक अवेयरनेस नहीं है, तो इसके अवेयरनेस ज़्यादा करने की कोशिश में हैं हम लोग, क्योंकि जैसे मैंने बताया, एक मरीज़ से 8 लोगों की जान बच सकती है।